जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले दोस्तों को कहना था जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी दो बड़ी आपके साथ जो शेयर करने वाली है, मेन खबर तो अगेन ये है कि याद होगा नैब के चेयरमैन थे, जो पहले चेयरमैन थे जनरल मोहम्मद अमजद उनका नाम था, तो उनकी अब तक खामोशी हो रही थी, कोई नहीं पता चल रहा था ब्रॉड शीट के हवाले से उनका क्या रोल था, कैसे उन्होंने अपना सारा कंट्रैक्ट, क्योंकि ये सारा कंट्रैक्ट जो है जिस पे आज पाकिस्तान को 10 रुपए के करीब कहा जा रहा है जुर्माना हुआ है, ये सारे की सारी बुनियाद जो है ये जनरल अमजद साहब के दौर में रखी गई थी। उनके दौर में क्या रखी गई थी, उन्हीं ने ही इस पूरे कंट्रैक्ट को उन्होंने साइन किया था, एग्जीक्यूट किया था और तकरीबन आप कह सकते 3-1 साल तक ये चलता रहा था। अब जो मेरे सामने है, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी एक स्टोरी भी है, इंकशाफ भी है, एतराफ़ भी है, और स्पेशली जब यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं कि शेख अजमत सईद जो है साबिक इसके सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको इंक्वायरी अफसर लगाया गया और उस पर भी खासी एक पेंडोरा बॉक्स खोल गया। मैं उसमें आता हूँ, बाद में बात करते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेज जो हैं उन पर क्या क्या एतराज़ात कर रही हैं और उनके हवाले से और क्या कुछ है जो आपके साथ वो शेयर किया जा सकता है। लेकिन बड़ी जो स्टोरी खबर बन रही है कि पहली दफ़ा आपके साथ ये उसको एक्सक्लूसिवली मैं शेयर कर रहा हूँ कि जनरल अमजद जो थे तो उन्होंने एतराफ़ किया है, बड़ा एतराफ़ किया है। वो ये फरमाते हैं कि जनाब कि हमारे साथ ये गलत बयानी करके, हमें दूसरे लफ्ज़ों में बेवकूफ़ बना के, हमें बहुत सारी उसको आके आप कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा कर, ये जो कंपनी थी ब्रॉड शीट थी, इसके पीछे बैठे हुए लोग थे, तो उन्होंने एक तरह से वो कहते हैं ना हमारे यहाँ के एक उसमें पंजाबी में टर्म चलते मामू बनाना, तो वो तकरीबन 19-20 वो ये कह रहे हैं कि हमें मामू बनाया गया था, नैब को मामू बनाया था। बनाने वाले कौन थे? ये दो पाकिस्तानी और उसमें 2 गोरे शामिल थे, 3 कर लें क्योंकि उसमें कुछ ब्रिटेन के भी थे, कुछ अमेरिकन भी थे। 3-4 लोगों ने मिलकर बकौल उनके, ये जो है जनरल अमजद साहब हैं, आपको पता है अपने दौर के बहुत बड़ी चीज़ थे, बड़ी तोप चीज़ समझे जाते थे, बड़ा टेरर था उनका, जिस पे हाथ डालते थे जिसको पकड़ लें, पकड़ के जेल में डाल दें, डंप कर दें, कोई पूछने वाला भी नहीं था। 90 रोज़ के लिए उनके पास पावर्स होती थी। अब ये पता चला है, कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें वो तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब कि हमारे साथ उन्होंने हाथ कर दिया था ब्रॉड शीट ने, और उन्होंने जो दावे किए थे वो बातें की थी, तो उनका ये कहना है सारी दावे बातें जो है ना वो ठीक नहीं थी, गलत थी। अब उसमें मैं आपके साथ ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स, ये लंदन की अदालत के डॉक्यूमेंट्स है। वहाँ पे इनको जनरल अमजद साहब जो हैं इनको भी ये बुलाया गया था कि आप अपना विटनेस दें। जब इनके खिलाफ केस हुआ पाकिस्तान हुकूमत पे, तो इनका भी था, क्योंकि इन्होंने, आपको याद होगा सारे का सारा ये जो था मुआहदा था, जैसे मैंने कहा इन्होंने साइन किया गया था। सो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जब नैब पे केस हुआ, इनको विटनेस के तौर पर बुलाया गया कि आप आएँ और अपनी गवाही दें। इसमें इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट वहाँ पे इन्होंने आके रजिस्टर्ड करवाया था, बयान इन्होंने दिया था। ये बयान जो उसका ये हिस्सा है, ये जनाब उसमें अगस्त 2016 की जजमेंट है। जजमेंट उसमें ये उन्होंने कि सर एंथनी एवन जो है ना सोल आर्बिट्रेटर, इनके उसमें दी गई है, और उन्होंने इनको कोट किया है जनरल अमजद के उस ये बयान को, स्टेटमेंट को। दैट्स वेरी शॉकिंग के नैब चेयरमैन जो है वो 16 साल बाद इस मुआहदे के, उन्होंने वहाँ पे लंदन के जज के सामने ये उन्होंने बयान दिया। वो ये कहते हैं कि जनाब कि ये जो मुआहदा हुआ था ये हमारे साथ बिल्कुल गलत बयानी करके, और जो हमें दावे किए गए थे जैसे मैंने कहा वो उन्होंने बिल्कुल आके अगर उसको मतलब अपनी गलती मान रहे हैं, यहाँ पे अपना जो उसको कन्फेशन कहें, उसको एडमिशन कहें, इंकशाफ कहें या वटेवर, वो ये कहते हैं कि जनाब कि मैं वहाँ पे अगेन जब मैंने मुआहदा किया था, थोड़ी सी इसकी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, इसकी बैकग्राउंड की जनरल अमजद की। वो ये इसमें कह रहे हैं कि जनाब कि मैं जब यहाँ पे चेयरमैन था, नैब था, ये इनका चेयरमैन नैब आपको याद होगा लगे थे ये जब 12 अक्टूबर के बाद जनरल मुशर्रफ ने यहाँ पे आर्मी कू की थी, उस पर 99 की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने नैब बना दिया था एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। उसमें उन्होंने जनरल अमजद को पहला चेयरमैन बनाया। सो अक्टूबर-नवंबर के करीब ये नैब ने अपना काम शुरू कर दिया था 99 में, और इन्होंने जाके इनके साथ मुआहदे किए थे, 2 मुआहदे किए थे। एक ब्रॉड शीट के साथ किए थे, अमेरिकन ये कंपनी थी, एक यूके की थी, अगेन उसका नाम था IR, ये 2 डिफरेंट पार्टीज थी। एक के साथ मुआहदा इन्होंने किया था यहाँ पे आके, एक उसमें जून में किया गया था, जून 2000 में इन्होंने किया था, ब्रॉड शीट के साथ मुआहदा किया था, और उसके बाद जुलाई में एक और मुआहदा इन्होंने किया था IRA के साथ किया। सो बेसिकली 2 ये सेपरेट थे। उसमें ये कहते हैं कि जनाब कि मुझे अगेन उसके बाद इस मुआहदे के बाद जून जुलाई के बाद वो ये कहते 3 महीने मज़ीद में वहाँ पे रहा था, ये चेयरमैन नैब रहा था 3 महीने, और इन्होंने एज ए चेयरमैन के तौर पर इन्होंने बाकायदा ब्रॉड शीट को ये नैब के दफ्तर में एक फ्लोर पे दफ्तर भी दिए हुए थे, उनको सारी की सारी फैसिलिटीज़ भी दी हुई थी, उनके लोग भी यहीं बैठते थे। अगेन आपको याद हो तारिक फवाद मलिक हम आपको बता रहे हैं, गजनफर अली सैयद साहब थे, आपको उनका बता चुके हैं, जो आके मिले थे, जिन्होंने इनको कन्विंस किया था जनाब कि आप हमें ये डील दें, और जिनसे ये बड़े
आप कह सकते शुरू में बड़े मुतासिर हुए थे, वो पिछले अपने व्लॉग्स में कुछ मैं बता भी चुका हूँ। उनको इन्होंने दफ्तर दिया था, डील तो बाद में हो गई थी, लेकिन दफ्तर दिया, सारी फैसिलिटीज़ दी। अब वही जनरल साहब ये कह रहे हैं वहाँ पे लंदन के या उनके जज के सामने, आर्बिट्रेटर के सामने हैं जो है, उन्होंने कहा जनाब कि उसके बाद में 3 महीने मजीद में चेयरमैन नायब रहा था, बाद में मुझे वहाँ से हटा दिया गया था। उन 3 महीनों में वो कहते हैं मुझे पता चल गया था उन्होंने बड़े झूठ बोले हैं और उन्होंने गलत बयानियाँ की हैं, और वो जो उन्होंने हमें कहा था कि हम शायद एसेट रिकवरी में पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, कहते सारा झूठ था। ये 3 महीनों में कह रहे हैं, जनरल साहब कह रहे हैं मुझे पता चल गया था ये सारा झूठ है, फ्रॉड है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, या उनके एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा के उन्होंने हमें बातें बताई थी और हम उनकी बातों में आ गए थे दूसरे लफ्ज़ों में, लिहाजा हमने साइन कर दी थी। अब ये सारा चक्कर हुआ क्या, इसी ही की वजह से, इसी गलती की वजह से आज पाकिस्तान को 10 अरब का वो पड़ा है। अब देखना ये है, जब वो जनरल साहब ये बात मान रहे हैं, जो नई कमेटी बनी है उसमें जस्टिस शेख अजमत साहब जो हैं, वो इस पहलू को देखती है या नहीं देखती, और जनरल साहब पे इस हवाले से क्या कोई कार्रवाई हो सकती है, जब वो खुद मान रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा मुआहदा किया था जो इसमें तस्लीम कर फाल्टी मुआहदा था, और विद इन 3 मंथ्स उनको पता चल गया। तो अगली बात ये भी पूछी जाएगी जनरल साहब से कि ये बताएं, जब 3 महीने में आपको पता चल गया था ये कंपनी ये चलने वाली नहीं है, ये मतलब है ये होटल नहीं चलने वाला, दुकान नहीं चलने वाली ब्रॉडशीट वाली, तो फिर आपने अगले 3 साल मुआहदा कैसे चलने दिया? फिर 2003 तक आपने कैसे इसका वेट किया था कि नहीं जनाब कि आप उसको मज़ीद उनको आप यहाँ फैसिलिटीज़ भी देते रहे, दरमियान में कुछ पेमेंट्स भी की गई, उनके खर्चे भी उठाते रहे, फिर तो आपको फौरी तौर पर उनको नोटिस दे के फ़ारिग कर देना चाहिए। जब एज ए चेयरमैन के तौर पर आपको विद इन 3 मंथ्स पता चल गया था कि इन तिलों में तेल नहीं है, तो फिर उनमें आपने मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसी वक्त ही बैठ के बातचीत के ज़रिए इसको टर्मिनेट कर दिया जाता तो शायद आज इस मुसीबत में ना फंसते। अब हुआ क्या था? हुआ वही था कि जनाब अमजद साहब जो है, इनसे रब्ता जो है उनके जानने वाले या दोस्त, नाम था नईम अकबर। तो नईम अकबर के ये दामाद थे, ये जो तारिक साहब जो हैं, तारिक फवाद मलिक साहब, एयरफोर्स से डिसमिस हुए थे, और ये मिल के गजनफर अली सैयद के साथ वहाँ बिजनेस कर रहे थे, वहाँ पे लाहौर में कोई मिल वगैरह चला रहे थे। और उन्होंने आगे जाके इनको कहानी डाली कि हमारे पास एक ऐसी इंटरनेशनल फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, जिनके जरिए हम आपको एसेट या रिकवरी में पाकिस्तान को बड़ी मदद दे सकते हैं। इनके जहन में क्या था, जनाब अमजद साहब के जहन में, कि आपको याद होगा यहाँ पे पहले सैफुर रहमान साहब थे जो अपना साहब सेल चलाते थे जनाब मुशर्रफ के दौर में, तो उन्होंने 30 करोड़ रुपये से आके सीक्रेट फंड से उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स खरीदी थी, कोई फर्म्स को हायर किया था जनीवा में, यूके में, उनको पेमेंट्स की गई थी। अगेन तो इनके जहन में भी यही था कि जो जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब के लिए इन्होंने पैसे खर्च किए थे, उन्होंने आगे नवाज शरीफ ने, सैफुर रहमान ने, तो हम भी कोई इस तरह का सिस्टम बनाए और नवाज शरीफ साहब की करप्शन जो है इसी तरीके से ढूंढी जाए। सो जब आगे फवाद मलिक ने और उनके साथ जो पार्टनर थे गजनफर अली सैयद, उन्होंने इनको कहानी डाली है, फौरी तौर पर तैयार हो गए कि फेयर इनफ, और फिर इनको वो लेके गए, वो अमेरिका लेके गए, वहाँ पे उन्होंने आके मेक शिफ्ट की, उन्होंने फौरी तौर पर वो नहीं करते फ्रॉड, ये बड़े बड़े करते हैं बाज़ दफ़ा कि आपने लोगों को लूटना हो तो या हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले या जहाँ भी इस तरह का करते हैं, एक बड़ा सा दफ्तर बना देंगे, हाई टैक्स, अगर लोग एंटर हों तो मुतासर हों, वहाँ पे आप उस पर बैठ के इस तरह की प्रेजेंटेशन देंगे, ब्रोशर बनाएंगे कि बंदा आने वाला मुतासर हो जाए। यही कुछ उन्होंने जनरल साहब के साथ किया था, फवाद मलिक साहब ने और गजनफर अली सैयद साहब ने। जब ये वहाँ पे गए तो इनकी मुलाकातें करवाई थी, इन्होंने गोरू से करवाई। गोरू से आपको पता है वैसे मुतासर हो, जो डॉक्टर पेपर थे और साथ में उनके वहाँ पे ये आज जिनका नाम है जेम्स जेरी थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी और जनरल साहब बड़े वहाँ से मुतासर होकर आए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो 3 महीने पहले मुतासर होकर आए और आके फौरी तौर पर मुआहदा कर दिया, और 3 महीने बाद वो ये बयान दे रहे हैं कि जनाब ये तो झूठ था सारा, इन्होंने बकवास की थी, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, या इन्होंने एग्जैजरेशन की थी और मुझे 3 महीने में पता चल गया था। मज़े की बात यह है कि जिस कंपनी से मुलाकात करवाई गई थी इनकी जनाब अमजद साहब की वहाँ पे उसमें अमेरिका में, और जिन लोगों से जेम्स जेरी से और उससे डॉक्टर पेपर से, वो कंपनी उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। इंटरेस्टिंगली वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। उन्होंने बाद में जब जनरल साहब आ गए हैं, ये अप्रैल में गए थे, मई में उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई 1 महीना पहले, और जून में उनको मुआहदा कर दिया गया, जनरल साहब के साइन है उस पर, और उसमें वो क्लास इन्होंने आकर लिख दी थी 4.1 की, कि इन्होंने कहा जिसके तहत अगर जिस पे पाकिस्तान को जुर्माना पड़ा है पूरा 10 बिलियन का, कि इन्होंने कहा था कि जो एसेट्स रिकवरी बहर करवाएगी, ब्रॉडशीट IRA करवाएगी, हम उसमें से 20% देंगे आपको। फेयर इनफ, ठीक है, अच्छी डील है, और लेकिन जो पाकिस्तान में भी एसेट्स हम रिकवर करेंगे उसका भी आपको 20% देंगे। ये भी इन्होंने मुआहदे में माना जनरल अमजद साहब ने। तो ये सारी चीज़ें एक्साइटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा इनको मुतासर कर लिया गया था वहाँ पे अमेरिका के दौर में। फवाद मलिक साहब ने पता नहीं इन पे क्या जादू किया, रेफरेंस था जैसे मैंने कहा जनरल नईम अकबर साहब का था या बाकी लोगों का था। अब विद इन 3 मंथ्स वो कहते हैं जी मुझे तो पता चल गया था जनाब कि ये फ्रॉड है, ये धोखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद अगले जो आने वाले चेयरमैन थे खालिद मकबूल साहब थे, या उनके साथ आपको याद जनाब मुनीर रफ़ी साहब थे, वो उनके साथ डील करते रहे। वो क्या डीलें करते रहे, उसको किसी और टॉपिक के लिए मैं इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहता। अभी तक सिर्फ ये एंजॉय करें कि जनाब अमजद साहब जो हैं, इन्होंने वहाँ पे लंदन की कोर्ट में एंथनी एवन साहब के सामने ये तस्लीम किया है कि जनाब के वहाँ पे उसके बाद 3 महीने में उसका चेयरमैन रहा, और 3 महीनों में मुझे पता चल गया कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना,
یہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ ان کا ایڈمیشن ہے، ان کا انکشاف ہے، یہ بہت بڑا انکشاف ہے میرا خیال۔ انکوائری جب کریں گے جسٹس صاحب جو ان کو بنائے گا شیخ عظمت صاحب کو، پہلے تو یہ انکشاف یہیں سے شروع ہو رہا ہے، کہانی تو یہاں سے شروع ہوگی کہ پہلے دن بنیادیں غلط رکھ دی گئی تو جناب امجد صاحب اس کو تسلیم کر رہے ہیں جس کا لاس ہوا، اور انہی چیزوں پہ نیب جو ہے لوگوں کو، سیاستدانوں کو، سول ملٹری بیوروکریٹس، دیگر بزنس مینوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالتی رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ابیوز آف پاور، ایرر آف ججمنٹ، اس میں ایرر آف ججمنٹ صاف نظر آ رہی ہے، ابیوز آف پاور نظر آ رہی ہے۔ سو جناب امجد صاحب میرا خیال ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اس کے بعد، اس ایڈمیشن کے بعد۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انہوں نے نیا رولا ڈال دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ حکومت عمران خان صاحب کی کوئی کام بھی کرے گی کچھ نہ کچھ اس میں جب تو پھڈا نہیں ہوگا تو مزہ تو نہیں آئے گا۔ اب نیا پھڈا آ گیا، انکوائری کی انہوں نے بنانے کے لیے جو انکوائری انہوں نے کمیٹی بنی، جوڈیشل انکوائری کروا رہے تھے، جس کو اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں حکومت کی ایک ہائی پاورڈ ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو لے لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو جب آپ لے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، شیخ عظمت صاحب اگین یقیناً اچھے بندے ہوں گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ان پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاناما کے ججمنٹ میں شامل تھے، وہ بیرے ٹاؤن کی اس میں جو سیٹلمنٹ وغیرہ کیسز ان میں شامل تھے، جس پہ کوشچن وغیرہ بھی بعد میں اٹھے تھے۔ سو آپ کو نہیں پتہ وہ نیب کے وہاں پہ یہ ملازم رہے ہیں، ان نیب میں جاب کی، انہی دنوں یہ سارا براڈ شیٹ چل رہا تھا، اور پھر پاناما میں انہوں نے بیٹھ کے پریزائڈ اوور کیا ہے، جی اے ٹی جو بنانے والے 3 ججز ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے، جس پہ آف کورس اس میں اگر رائٹلی اور رانگلی وہ جو نواز لیگ اپنے آپ کو ہرٹ فیل کرتی ہے کہ جناب کہ ہمارے ساتھ دیکھیں ججز نے وہ کہ اس طرح کی ججمنٹ دی گئی۔ سو آلریڈی ان ججز کے جو 5 ججز ہیں جنہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، ان پہ نواز شریف صاحب کی بڑی ان کی ریزرویشنز ہیں۔ میں مانتا ہوں فیصلہ میرٹ پہ ہوا تھا، ہم نے تو صاحب چیزیں رپورٹ کی ہیں، بہت زیادہ کرپشن سامنے آئی تھی، لیکن جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک اتنی بڑی پارٹی کو موقع دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو موقع دے رہے ہیں آپ، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی پارٹی کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ کے سربراہ کو، کیونکہ اس میں تو پھنس رہے ہیں، میں جیسے کہہ رہا ہوں اس میں بہت سارے لوگ پھنستے ہیں، اس میں یہ جو براڈ شیٹ اسکینڈل ہے بہت بڑا اسکینڈل ہے، اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کو نہیں چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نواز شریف صاحب اور اس میں دیگر پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں پھنس رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں پیمنٹ کی گئی تھی، اس میں لطیف کھوسہ صاحب ان کمپنی جناب مشرف دور میں اس میں پیمنٹ کی ہے، زرداری صاحب کے دور میں پیمنٹ ہے۔ سو پچھلے 20 سال میں بہت ساری یہ حکومتیں لوگ اس میں یہ ملوث ہوتے ہیں جن سے انکوائری ہونی باقی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے آپ اس وقت ایک اس طرح کا بندہ لگائیں جس پہ کوئی سوال نہ اٹھائے، کوئی انگلی نہ اٹھائے، جو آئے اور سیدھے طریقے سے اس کو یہ انویسٹیگیٹ کرے۔ اور جیسے آج تک حمود الرحمان کمیشن یہ رپورٹ آئی تھی آپ کو یاد ہے، اس پہ سارے لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں، کوئی ہم نے کبھی کنٹروورسی نہیں دیکھی۔ اتنا بڑا اسکینڈل ہے تو عمران خان صاحب ہے، ان کے ایڈوائزر نے لیگل جو مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر عمران خان صاحب کو ہر بات کا پتہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ ان کو بھی یاد ہوگا پاناما کی ہیئرنگ میں وہ جاتے تھے تو وہ نہیں دیکھتے تھے شیخ عظمت صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے ان کو بنا دیا تو اس پہ نواز لیگ وغیرہ ان کمپنی جو ہیں وہ اس پہ آ کے اعتراضات کریں گے، اسپیشلی جب حکومت یہ بیانہ یہاں پہ بیچ رہی ہے کہ اگر ہم نے $20 ملین جو وہاں پہ پے کیا ہے اس کو موسوی صاحب کو براڈ شیٹ کو، وہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز پہ پے کیا، اسی جی اے ٹی کی وجہ سے پے کیا گیا۔ تو آپ کو نہیں پتا تھا ایسا بندہ لگاتے ہوئے آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ اس کو کنٹروورشل کر دیں، اس کو انکوائری کمیٹی کو۔ پلس اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہے کہ شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں یہ آنریری یہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں، اس کے شوکت خانم صاحبہ کے اس کے ہاسپٹل کے، اچھا کام تھا، فیئر انف، لیکن پاکستان میں چیزیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں سمجھی جاتی ہیں۔ کوئی نیب کے بھی ملازم تھے، وہ شوکت خانم کے بورڈ پہ بھی ہیں، وہ جی اے ٹی پاناما پہ جو بنی تھی اس میں بھی شامل تھے، اسی بندے کو براڈ شیٹ کا وہ بنا رہے انکوائری کا۔ تو میرا خیال عمران خان صاحب شاید یہ خود چاہتے ہیں کہ یہ انکوائری کمیٹی جو ہے اتنی بڑی کہ پہلے دن سے کنٹروورشل ہو جائے، نیا پینڈورا باکس کھل جائے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ شیخ عظمت صاحب خود اس سے اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لیں گے، وہ نہیں بھی کریں تو حکومت کو اس میں چینج کرنی چاہیے۔ بڑا اسکینڈل ہے، لوگوں کو رائٹ ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کون سے بڑے لوگ تھے بگ گنز سے جنہوں نے بیٹھ کے فیصلے کیے، ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو اتنی بڑی آج یہاں پہ سزا ہوئی ہے۔ اور پلس اس پورے پروسیس میں بہت سارے لوگوں نے پیسہ بنایا، یہ ایسے نہیں ہوا، اس میں نیب کے بہت سارے لوگوں کے ملی بھگت سامنے ہیں، اس میں ایک اگر انڈیپینڈنٹ اچھی اس میں جوڈیشل ایک انکوائری ہوئی تو یقین کریں اس میں بڑے بڑے مزید انکشاف ہوں گے۔ اور یہ ڈاکومنٹ یہ پڑھنے کے بعد مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس میں مال بنایا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے یہ براڈ شیٹ کے پیچھے یہی نیب کے لوگ نکلیں گے، انہوں نے جس طریقے کے بیٹھ کے ان کو ڈیلز دی، جس طرح کے انہوں نے آ کے کنٹریکٹ سائن کیے، جیسے راتوں رات جہاں پہ کمپنی کھڑی کی گئی، رجسٹرڈ کیا گیا، اس کو کنٹریکٹ دیا گیا، ان کی مرضی کا 4.1 ڈال دے گا، پھر بعد میں ان کے ساتھ سیٹلمنٹس کی گئیں، 2 سیٹلمنٹ کی گئی، جیلی طور پہ انہوں نے آ کے ایک جیلی براڈ شیٹ کو پیسے دیے $5 ملین، وہ لمبی کہانی ہے۔ سو میرا خیال ہے شیخ عظمت صاحب بہتر ہوگا خود اپنے کو ایکسکیوز کر لیں اور حکومت کو بڑا اچھا ایک آنریبل جو جس پہ سارے لوگ آ کے ایگری کریں، ان کو چیئرمین لگانا چاہیے انکوائری کا۔ یہ بہت بڑی انکوائری ہے، ایسے میرا خیال ہے ان کو اس میں اگر ان چیزوں کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جناب امجد صاحب جو ہے نا یہ انکشاف یا اعتراف کر کے نا میرا خیال بہت سارا برڈن جو ہے نا جناب امجد صاحب پہ آئے گا انکوائری کے درمیان۔